Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I welcome you all in the course of Software Engineering Concept. Today, we will continue our discussion on Agile development style that we started in last lecture. In today lecture, first of all, let's have a quick recap what we have done in previous lecture about Agile. In last lecture, we talked about the manifesto of Agile, means what are different aims and objectives of Agile software development style. Later on, we talk about the concept of agility and why do software engineer community needs this agile software development style. Afterward, we talk about different agile principles provided by this specific school of thought, and we extended our discussion, or rather concluded our discussion on a thought-provoking concept, thought-provoking debate about agile software development. ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आज हमारा एजाइल के ऊपर डिस्कशन है, इसमें हम बात करेंगे कि हमारे पास जो एजाइल स्टाइल ऑफ डेवलपमेंट है, ये हमें डिफरेंट प्रोसेस मॉडल्स के बारे में बताता है। जिस तरह अगर आपको याद हो तो हमने जो डिबेट की बात की थी, तो डिबेट में जो कम्युनिटी थी उन्हें एजाइलिटी के ऊपर कोई इशू या कंसर्न नहीं था, रादर वो इस चीज़ में उनका कंसर्न था कि ये जो एजाइलिटी की प्रैक्टिसेस हैं हम इनको एक्चुअली कैसे अचीव कर सकते हैं। तो इनफैक्ट हमने ये सम अप किया था डिबेट में कि एजाइल स्कूल ऑफ थॉट इटसेल्फ इसका सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता, रादर जो डिफरेंट प्रोसेस मॉडल्स एजाइल में एग्जिस्ट करते हैं, दे यूज टू गाइड अस हाउ डू वी अचीव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ एजाइलिटी। हम प्रोसेस मॉडल्स में जिन दो इम्पोर्टेंट प्रोसेस मॉडल को डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास प्रोग्रामिंग और दूसरा है हमारे पास स्क्रम का मॉडल। और इस साथ हम डिस्कशन को करेंगे कि ह्यूमन फैक्टर कितना इम्पोर्टेंट है एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। ऑल्दो हम इस चीज़ को पहले भी देख चुके हैं, लेकिन थोड़ा फिर रिविजिट करेंगे। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं हमारे पास कि जो एजाइल प्रोसेस मॉडल्स हैं वो कौन-कौन से हैं। हमारे पास एजाइल में जो बहुत कॉमन एक प्रोसेस मॉडल एग्जिस्ट करता है, प्रोबब्ली आपने बहुत ज़्यादा ये इंडस्ट्री में इस नाम को सुना होगा, दैट इज़ कॉल्ड एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। In fact, extreme programming is one of the process model being used or being proposed by Agile school of thought. हमारे पास इंडस्ट्री में इसकी बहुत ज़्यादा एग्जिस्टेंस है, या आपने यूँ कह लें कि ये प्रिवेल करता है या यूज़ किया जाता है, इसीलिए ये ज़बान ज़द-ए-आम है और बहुत सारे लोगों से आपने इस स्पेसिफिक टर्म के बारे में सुना होगा, जिसे इन शॉर्ट एक्सपी भी कहा जाता है। इसके अलावा जो हमारे पास और कुछ कॉमन मॉडल प्रोवाइड करता है ये एजाइल स्टाइल ऑफ डेवलपमेंट, तो हमारे पास यू कैन सी दिस लिस्ट एडेप्टिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उसके बाद स्क्रम है, डायनामिक सिस्टम डेवलपमेंट मेथड्स हैं, क्रिस्टल हमारे पास एक प्रोसेस मॉडल है, फीचर ड्राइव डेवलपमेंट है, लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, एजाइल मॉडलिंग है और एजाइल यूनिफाइड प्रोसेस है। तो these are different process models which are provided by agile style of development. तो हम इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट इनफैक्ट प्रोसेस मॉडल्स के ऊपर डिस्कशन को कंप्लीट करेंगे। रेस्ट ऑफ द प्रोसेस मॉडल्स आई विश के इनका जो कंटेंट है, जो मटेरियल है, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इन प्रोसेस मॉडल्स को आप खुद से देखेंगे। दैट्स वाई आपने देखा होगा कि हमारे जो एजेंडा पॉइंट थे उसमें एक चीज़ मेंशन थी, टू डू लिस्ट। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप खुद से करेंगे। तो हम सबसे पहले अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं पहले प्रोसेस मॉडल, जो कि बहुत ही वाइडली यूज्ड, बहुत ही कॉमनली यूज्ड प्रोसेस मॉडल है, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग प्रोसेस मॉडल कैसे काम करता है, इसके डिफरेंट फेजेस क्या हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं पहले इस फिगर के थ्रू। ये फिगर हमें क्या बता रही है? तो अगर आप फिगर को देखें तो यू कैन इजीली ग्रैस्प के यहाँ पे हमारे पास जो मेजर इसकी फेजेस हैं वो चार फेजेस हैं। द फर्स्ट वन इज ऑफ प्लानिंग, द सेकंड वन इज द फेज ऑफ डिजाइन, द थर्ड वन इज द फेज ऑफ कोडिंग एंड द फोर्थ वन इज द फेज ऑफ टेस्टिंग। अब प्लानिंग में अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि देयर इज नो कम्युनिकेशन, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह हमने डिस्कस किया था यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल को, और हमने कहा था कि यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल जो डिफरेंट स्टेजेस को यूज़ करता है वो भी वैसी ही हैं
ठीक है, जैसी हमारे जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल में यूज़ की जाती हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि उनका जो नेमिंग कन्वेंशन है वो डिफरेंट यूज़ की गई है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का जो मॉडल है, इसमें भी हो रहा है कि हमारे पास जो प्लानिंग है, अब ये प्लानिंग में आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर हम इसे उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे पास प्लानिंग में इफ वी यूज टू डू द कम्युनिकेशन एंड प्लानिंग एज वेल, यहाँ पे ये दोनों चीज़ें हो रही होती हैं। यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ के साथ चीज़ें नज़र आएँगी, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ नज़र आएँगी, ठीक है? इनको हम आगे डिटेल में भी देखते हैं, लेकिन एक बिग पिक्चर फिगर से मैं पहले आपको देता जाऊँ ताकि आपको आगे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो। कि इसमें हम यूजुअली क्या करते हैं, यूज़र स्टोरीज़ डेवलप करते हैं। यूज़र स्टोरीज़ डेवलप की जाती हैं। यूज़र स्टोरीज़ इनफैक्ट क्या हैं? कि जब हम यूज़र की रिक्वायरमेंट सुनते हैं, रिक्वायरमेंट सुनने के बाद हम कस्टमर को ये कहते हैं कि ओके, राइट योर सिनेरियो ऑफ इंटरेक्शन विद अ सिस्टम, लाइक आप एक सिस्टम जो डेवलप करने जा रहे हैं, ठीक है, उसके साथ इंटरेक्शन के जो आपके ऑल पॉसिबल सिनेरियोज हैं वो सिनेरियोज हमें लिख के दें। तो दीज यूजर स्टोरीज आर नथिंग बट यूज केसेस, ये यूज केस की तरह की एक चीज हमारे पास एग्जिस्ट करती है जो कि यूजर स्टोरी। फिर अगले स्टेज में हम क्या करते हैं कि यूज़र की डिफरेंट जो स्टोरीज होती हैं, स्टोरीज को क्या दी जाती है, इनको वैल्यू दी जाती है। मीन कस्टमर को कहा जाता है ओके गिव वैल्यू टू दी स्टोरीज, मीन हम ये देखना चाहते हैं कि कौन सी स्टोरीज ऐसी हैं जिनकी प्रायोरिटी यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा है, या वो इसे जल्दी डेवलप करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे पास एक्सट्रीम मॉडल जो है, जो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का मॉडल है, ये भी इंक्रीमेंटल अप्रोच को यूज़ करता है, तो ज़ाहिर है जिनकी प्रायोरिटी हाई होगी उनको हम फर्स्ट आइट्रेशंस में या अर्ली आइट्रेशंस में लेके आते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो एक्सेप्टेंस टेस्ट क्राइटेरिया से मुराद ये है कि हम ये डिटरमिन करते हैं कि ओके क्या क्या चीज़ें एक सॉफ्टवेयर के अंदर या जो हम डेवलप करने जा रहे हैं उसमें क्या क्या होंगी तो वो एक्सेप्टेबल होंगी, या कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ किस फॉर्म में एक्सेप्टेबल होंगी, उन चीज़ों को डिफाइन किया जाता है। और फिर ऑब्वियसली यू कैन सी एट लास्ट, जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, यूज टू फॉलो द आइटरेटिव अप्रोच, जो कि आप ओवरऑल इस प्रोसेस को भी, इस फिगर को भी देखें तो फिगर में आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, एक आइटरेटिव फिलॉसफी है। ओके, तो ये काम हमारे पास प्लानिंग में हो रहा है। तो यहाँ हमें ये फीलिंग होता है कि इन प्लानिंग वी यूज टू कम्युनिकेट विद द कस्टमर इन ऑर्डर टू गेट द रिक्वायरमेंट, एंड ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट गैदरिंग आफ्टर लिस्टिंग द कस्टमर वी यूज टू डेवलप द स्टोरी. The customers are asked to assign value to the story, then we define the acceptance criteria, and this fashion is move in iterative mode. तो यहाँ पे हम जितनी भी प्लानिंग कर रहे होते हैं ये आइटरेटिव होती है, लाइक हम फर्स्ट स्टेज के ऊपर कुछ चीज़ों को प्लान कर लेते हैं, फिर एक आइटरेशन करते हैं और प्लानिंग के प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट कम्स डिज़ाइनिंग। हमारे पास जो सेकंड इसकी स्टेज है वो डिज़ाइन की स्टेज है। डिज़ाइन की स्टेज में हम क्या कर रहे होते हैं, अगर यहाँ पे अगर हम गौर करें तो दिस इज सिमिलर टू द मॉडलिंग एक्टिविटी, जो हम मॉडलिंग कर रहे हैं वहाँ पे भी हम कहते हैं ना कि हम चीज़ों को क्या कर रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट गैदर की उनको रिप्रेजेंट करते हैं खास वे में, जो कि एनालिसिस मॉडल होता है, फिर उसको रिफाइन करते हैं, तो वी कम अप विद डिज़ाइन मॉडल। तो यहाँ स्पेस का नाम डिज़ाइन है, और इनफैक्ट वी यूज टू परफॉर्म द सिमिलर एक्टिविटीज एज आई मैंशन। तो इसमें हमारे पास क्या यहाँ पे आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं कि वी यूज टू यूज़ CRC कार्ड्स। हम क्या करते हैं, CRC कार्ड्स यूज़ करते हैं। अब CRC कार्ड्स इस स्टेज के ऊपर शायद आप के लिए समझना या कंप्रीहेंड करना मुश्किल होगा। हम लेटर ऑन जब ये तमाम स्टेजेस को ओपन करके इन डिटेल देखेंगे कि किस स्टेज को हमने प्रैक्टिकली करना कैसे है, तो वहाँ पे हम CRC को डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बिग पिक्चर आपको देता जाऊँ। CRC से मुराद है क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलैबोरेटर। व्हेन वी यूज टू आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट, तो फिर हम क्या करते हैं, यूज़र की स्टोरीज डेवलप करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, तो इसमें कौन कौन सी पॉसिबल क्लासेस हो सकती हैं। तो हम क्या करते हैं, उन क्लासेस को आइडेंटिफाई करते हैं और देखते हैं कि ये क्लासेस क्या स्टैंड अलोन एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं, या इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ फंक्शनैलिटी दे नीड टू कम्युनिकेट रेस्ट ऑफ द क्लासेस। तो फिर इस केस में क्या होता है, हम क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलैबोरेटर्स जो होते हैं वो डेवलप करते हैं, जिसमें देखते हैं कि एक क्लास किन और क्लासेस के साथ मिलकर अपनी फंक्शनैलिटी कंप्लीट करती है। तो प्रॉब्ली इसका जो एक अगर बिग पिक्चर आपको दूं तो कुछ इस तरह की आपके पास चीज़ होती है, जिसमें हम यहाँ क्लास को मेंशन करते हैं। ठीक है, क्लास का नाम क्या है,
जो लेफ्ट पैन हमारे पास होता है, इसमें क्लास की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंक्लूडिंग फंक्शंस एंड देयर डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस, वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं। और कोई भी एक अगर मेंबर फंक्शन है, उसको अपनी फंक्शनैलिटीज़ कंप्लीट करने के लिए किसी और क्लास पे डिपेंड करना पड़ता है, तो यहाँ पे हम दूसरी क्लास को मेंशन कर देते हैं। इस तरह से जो हमें एक सीआरसी क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलैबोरेटर कार्ड है, ये बता रहा होता है कि ये एक स्पेसिफिक क्लास इन ऑर्डर टू अचीव दैट पर्टिकुलर या इन ऑर्डर टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर फंक्शन, इससे इस स्पेसिफिक क्लास की ज़रूरत हो सकती है। उसके बाद बेटा अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आता है वो स्पाइक सॉल्यूशंस का आता है कि ड्यूरिंग डिज़ाइन इफ़ वी आर अनएबल टू develop a good design, or if we unable to comprehend how would design a particular concept, कि हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करें, तो इसके लिए एक है स्पाइक सॉल्यूशन टर्म यूज की जाती है। स्पाइक स्पाइक इज नथिंग बट प्रोटोटाइप, कि हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक चीज़ अगर डिज़ाइन करने में हमें प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं बेसिकली उस एक सब मॉड्यूल, एक फंक्शन का हम प्रोटोटाइप डेवलप कर लेते हैं, और वो प्रोटोटाइप एग्जीक्यूट करके फिर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वो चीज़ें इस तरह से हैं। हम इसमें कस्टमर से भी कोलैबोरेट करके डिटरमिन कर सकते हैं ओके व्हाट ही वांट्स, कि ये जो पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी है ये स्पेसिफिक वे में, इस अंदाज में उन्हें डिज़ायरेबल है। तो प्रॉब्ली जिस तरह हमने पहले ही बात की थी कि प्रोटोटाइपिंग मॉडल हमारा यूजुअली यूज़र की रिक्वायरमेंट गैदर करने के लिए एज अ टूल भी यूज़ किया जाता है। तो यू कैन फील कि ये सिमिलर कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डिज़ाइन के। डिज़ाइन के फेज़ में जो हमारे पास एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं वो इस तरह से है, और मेन एसेंस वही है कि हम जो इसमें बेसिकली अपने सिस्टम को मॉडल करने की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट कम्स कोडिंग। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कोडिंग की। जब ज़ाहिर है डिज़ाइन हमारे पास कंप्लीट हो गया, तो एक कोडर ने, ठीक है, एक प्रोग्रामर ने उस डिज़ाइन को सामने रखते हुए चीज़ों को कोड करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे एक जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है कोडिंग में, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोबब्ली आपने ये सुना भी होगा, दैट इज़ कॉल्ड पेयर प्रोग्रामिंग। पेयर प्रोग्रामिंग में हमारे पास क्या आता है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ या कोई भी एक मॉड्यूल या कोई स्पेसिफिक फंक्शन जब भी कोड किया जाता है, या एनी काइंड ऑफ कोडिंग एक्टिविटी जब परफॉर्म की जाती है, तो इसमें यूजुअली वो कोडिंग परफॉर्म करने के लिए दो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। दो लोग, एक पर्सन डायरेक्टली कोड कर रहा होता है, और दूसरा इसको क्या कर रहा होता है, देख रहा होता है। या यूँ कह लें कि जो कोडिंग हो रही है एक्टिविटी, वो उसको मॉनिटर कर रहा होगा, ऑब्जर्व कर रहा होगा, क्या जो कोडिंग की एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, कि कोड ठीक लिखा जा रहा है, इसमें किसी किस्म का सिमेंटिक या सिंटैक्स का कोई एरर तो नहीं है। मीन्स एक पर्सन ऑब्जर्व करता रहता है। उसके अलावा क्या ये जो हमने शुरू में एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया डिफाइन किया था, ये जो यूज़र स्टोरीज बनाई थी, क्या ये जो कोड लिखा जा रहा है उन यूज़र स्टोरीज को प्रॉपर्ली फॉलो कर रहा है, या जो डिज़ाइन में हमें चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं ड्यूरिंग कोडिंग, ये उन सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो बेसिकली प्रे प्रोग्रामिंग में ये होता है कि इसमें आपके बिल्कुल ड्यूरिंग डेवलपमेंट या ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन या ड्यूरिंग कोडिंग कह लें, साथ साथ ही आपकी चीज़ें पॉपअप हो जाती हैं, और जब एक मॉड्यूल कंप्लीट कोड हो जाता है तो उसके बाद अगर टेस्टिंग करें तो टेस्ट में हमारे पास एरर्स आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और ये जो दोनों पर्सन्स हैं, ये अपनी पोजीशंस चेंज करते रहते हैं। मतलब आप यूँ कह लें कि एक कोडिंग करेगा, एक उसे ऑब्जर्व करेगा, फिर दूसरा कोडिंग करेगा, और पहला उसे ऑब्जर्व करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है रीफैक्टरिंग। रीफैक्टरिंग से क्या मुराद है? रीफैक्टरिंग हमारे पास आइटरेटिव अप्रोच को कहा जाता है, कि यहाँ पे कोडिंग में भी हम अगेन किस अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। वो यूज टू गो फॉर आइट्रेशंस, कि हम आइटरेटिव फैशन में चीज़ों को करके देखते हैं कि क्या उसमें इश्यूज हों, तो फिर हम दोबारा उस कोड को रिविजिट करते हैं और प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। The fourth phase in the extreme programming process model is testing। और टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, हम इसमें जो है वो यूनिट टेस्ट जो है वो परफॉर्म करते होते हैं। ठीक है, यूनिट टेस्ट मींस कि हमने ये छोटे छोटे मॉड्यूल्स, शायद इसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं, यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग के ऊपर, कि इंडिविजुअल मॉड्यूल की जो एक टेस्टिंग होती है, ठीक है, उसको हम यूनिट टेस्टिंग कह सकते हैं। वो किसी लेवल पे भी हो सकती है, लाइक अगर हम इसको कहें कि ये यूनिट टेस्ट है, ये यूनिट टेस्ट है, यूनिट टेस्ट है, या अगर ये पूरा मॉड्यूल है तो उसके हम सब पार्ट्स बना देते हैं, तो फिर यहाँ पे हमारे पास यूनिट टेस्टिंग इस लेवल पे आ जाएगी। तो हम जो भी मॉड्यूल डेवलप करते हैं, जो भी पार्ट डेवलप करते हैं, उसको यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, और फिर जब उन्हें इंटीग्रेट करते जाते हैं तो वी मे गो फॉर इंटीग्रेशन टेस्टिंग। और इसी तरह से जब हम एक इंक्रीमेंट
लाइक जो हमने कहा था कि हम स्टोरीज को प्रायोरिटाइज करते हैं, उनमें से एक स्टोरी को लेके चलते हैं। तो वो जो एक स्टोरी जिसके ऊपर हमने ये प्लानिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग और टेस्टिंग परफॉर्म किया, अगर वो मैच्योर हो जाता है तो हम रिलीज कर देते हैं, अदरवाइज हम क्या करते हैं, नेक्स्ट आइटरेशन में चले जाते हैं। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का जो प्रोसेस मॉडल है, जो कि एजाइल डेवलपमेंट स्टाइल हमें प्रोवाइड करता है, वो इस तरह से काम कर रहा होता है। अभी हमें इसे थोड़ा सा डिटेल्स मैंने आपको खासी हद तक शेयर कर ली। इसे हम देखते हैं कि इसमें कुछ अगर चीज़ें मिसिंग हैं तो उनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा हमारे पास ये सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड अप्रोच है इन एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टाइल, ठीक है। और एक्चुअली में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को यूज़ किया जाता है, दिस इज़ वेरी मच ऑब्वियस, ठीक है, कि जो हमारे पास एजाइल है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ऊपर फोकस कर रहा होता है। और इसमें हमारे पास जो होती हैं एक्टिविटीज़ या स्टेजेस, वो 4 होती हैं: प्लानिंग है, डिज़ाइनिंग है, कोडिंग है, टेस्टिंग है, जिस तरह हमने लास्ट फिगर में इसको देखा। उसके बाद हमारे पास जो एक्टिविटीज़ जो हमने देखा जो परफॉर्म हो रही होती हैं, इसमें सबसे पहले प्लानिंग की एक्टिविटीज़ है, इसको दोबारा रिविजिट करते हैं और देखते हैं कि अगर हमने कुछ चीज़ों को ओवरलुक किया है फिगर में तो उनको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। इट बिगिंस विद लिसनिंग, वी यूज टू लिसन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, ठीक है। इट इज़ इक्वलेंट टू द, या यूँ कह लें कि इट कंसिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट गैदरिंग, हम यूज़र से रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे होते हैं। फिर अंडरस्टैंडिंग बिजनेस कॉन्टेक्स्ट फॉर द सॉफ्टवेयर, बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, यानी रिक्वायरमेंट क्या है, इनफैक्ट वो रिक्वायरमेंट्स हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। यूँ समझ लें कि लिसनिंग में पहले रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, फिर हम रिक्वायरमेंट को एनालाइज या अंडरस्टैंड करते हैं कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं क्या, और फिर हम देखते हैं कि ओके हमारे पास जो फीचर एंड फंक्शनैलिटीज़ इनफैक्ट जो सॉफ्टवेयर में डिज़ायरेबल हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, प्लानिंग में हो रहा है। क्योंकि मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि अगर हम समझने के लिए बात करें तो प्लानिंग इनफैक्ट कंसिस्ट ऑफ कम्युनिकेशन एंड एज वेल एज इट्स सेल्फ प्लानिंग एक्टिविटी। बाद हमारे पास जो आ रहा होता है लिस्टिंग के बाद, लिस्टिंग में हमारे पास अगली क्रिएशन ऑफ यूजर स्टोरीज, जो हमने फिगर में भी देखा कि क्या करते हैं हम वहाँ पे यूजर स्टोरीज डेवलप की जाती हैं। यूजर स्टोरीज नथिंग बट इक्वलेंट टू द यूज केसेस। ये बेसिकली जो हमारे पास बता रही होती हैं कि यूज़र की सिस्टम के साथ इंटरेक्शन की क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जो कि हमारे इनफैक्ट फीचर्स और फंक्शनलिटीज़ को डिफाइन करती हैं। और ये दोबारा मैंने यहाँ पे ये हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये सिमिलर टू यूज़ केसेस, और यूजुअली ये कस्टमर राइट कर रहा होता है कि ओके इफ़ ही और शी में इंटरेक्ट विद द सिस्टम, तो इंटरेक्शन कैसे-कैसे करेगा और उसमें उसे क्या डिज़ायरेबल आउटपुट रिक्वायर्ड होगी। तो आप यूँ समझ लें कि अगर यूज़र इस तरह की चीज़ को नरेट करता है तो प्रोबब्ली वो एक स्पेसिफिक अपना इंटरेक्शन का एक सिनेरियो डिस्क्राइब कर रहा है, और जिसमें एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को सामने रखते हुए सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगा, उसे एक सर्टन आउटपुट चाहिए होगी या उसे एक सर्टन फंक्शनैलिटी सिस्टम से जो डिज़ायरेबल है वो उसमें डिस्क्राइब कर रहा होगा। द नेक्स्ट इज वैल्यू असाइन करता है किसको, स्टोरी को। मैंने पहले बात की कि वैल्यू असाइन करने से मुराद ये है कि हमें पता चलता है कि कौन से फंक्शन की प्रायोरिटी हाई है। आप यूँ समझ लेंगे कि हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो हम रेटिंग स्केल के ऊपर वैल्यू असाइन कर रहे हैं। इसे आप किस तरह से भी लेवल कर सकते हैं, लाइक 1 इज़ फॉर हाई प्रायोरिटी एंड 5 इज़ फॉर लो प्रायोरिटी। तो इस तरह से डिफरेंट जो इसकी यूज़र स्टोरीज होती हैं उनको वैल्यू असाइन की जाती है ताकि हम चीज़ों को लेटर ऑन प्रायोरिटाइज कर सकें। ओके, इसके बाद क्या होता है कि जो स्टोरी सामने आ जाती हैं तो डेफिनेटली जो हमारे पास टीम है, एजाइल टीम कह लें या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टीम जो एजाइल को फोकस कर रही है, दे यूज टू गेज द कास्ट, वो कास्ट को एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कि हमारे पास डिफरेंट स्टोरीज हैं, लाइक वी हैव 100 स्टोरीज इन अ सॉफ्टवेयर, और हर एक स्टोरी को इम्प्लीमेंट करने में कितनी एफर्ट्स, कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो कीपिंग इन व्यू द एफर्ट्स, कीपिंग इन व्यू द टाइम रिक्वायर्ड, they use to calculate the cost, वो कॉस्ट को कैलकुलेट की, तो यूजुअली आपकी कॉस्ट, टाइम और एफर्ट्स के हिसाब से कितने ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए रिक्वायर्ड है कैलकुलेट की जाती है। उसके बाद हम स्टोरीज को क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं। स्टोरीज आर ग्रुप्ड टू फॉर डिलीवरेबल इंक्रीमेंट। इससे मुराद क्या है, इससे मुराद ये है कि फॉर इंस्टेंस हम यूं कह लें, मैं जस्ट हाइपोथेटिकली यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि लाइक जिस तरह मैंने बात की कि वी हैव 100 स्टोरीज। अब 100 स्टोरीज हैं तो प्रोबब्ली इनमें से कुछ स्टोरीज कि हमारे पास सबसेट बन जाएंगे तो जिनकी सिमिलर फंक्शनैलिटीज होंगी, लाइक प्रोबब्ली इसमें से 30 एक ग्रुप में लाए करते हो, एक तरह की हो, इसमें से 40 एक तरह के ग्रुप में लाए करते हो, उसमें से 10 कुछ एक तरह की फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। इस तरह से 20 कुछ और तरह की हो। तो प्रोबब्ली क्या होगा, फिर हम ये कहेंगे कि हम इन जो फंक्शनैलिटी, सिमिलर फंक्शनैलिटीज हैं, एक जगह ग्रुप कर दिया, ठीक है।
ये आप यूँ कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक मॉड्यूल बन जाता है, एक लॉजिकल मॉड्यूल बन जाता है और ग्रुप करने के बाद हम फिर डिसाइड करते हैं कि ओके, बेस्ड ऑन देयर प्रायोरिटी कि हमने किस तरह से डिलीवर करना है। लाइक ये हमारे पास पहला इंक्रीमेंट हो जाएगा फॉर इंस्टेंस, हम कहते हैं कि ओके ये उसके बाद प्रायोरिटी वाइज़ आ रहा है, थर्ड इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है? इस तरह से फोर्थ इंक्रीमेंट हो जाएगा और यूँ हम चीज़ों को इसमें ऑर्गेनाइज़ करते हैं। ओके जी, तो हमारे पास जो प्लानिंग में नेक्स्ट एक्टिविटी है, कमिटमेंट इज़ मेड ऑन डिलीवरी डेट। तो ज़ाहिर है फिर जब हमने कॉस्ट को एस्टिमेट कर लिया, डिलिवरेबल्स को डिसाइड कर लिया और फिर हम ये कहते हैं कि ओके ये जो डिलिवरेबल फर्स्ट डिलिवरेबल है उसका जो डेडलाइन है वो ये होगा, सेकंड डिलीवर का डेडलाइन ये होगा और थर्ड डिलीवर की डेडलाइन ये होगी। ओके बेटा, तो इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम जब स्टोरीज को ऑर्डर करते हैं, ठीक है? तो ऑर्डर करते हुए जो डेवलपर्स की टीम है वो यूजुअली 3 तरह से ऑर्डर कर सकती है इनको। कैसे? ऑलरेडी प्रायोरिटीज़ असाइन है तमाम स्टोरीज को, ये बात आपने याद रखनी है। इसमें या तो डेवलपमेंट वो ये सोचते हैं इस तरह से ऑर्डर करें कि हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे जो स्टोरीज बहुत ज़्यादा इमीडिएट रिक्वायर्ड हैं, ठीक है? इमीडिएट रिक्वायर्ड हैं। लाइक कस्टमर ये चाह रहा है कि इसी इसकी उन्हें अर्जेंट बेसिस पे ज़रूरत है, ऑल्दो कि उसकी प्रायोरिटी लो हो सकती है, ठीक है? प्रायोरिटी लो हो सकती है बट दे वांट इट ऑन अर्जेंट बेसिस। लाइक सिस्टम को लॉन्च करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, बेसिक फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करने के लिए अगर वो सिस्टम को चाह रहे हैं कि हमें पहले मिलें, तो एक ऑप्शन ये हो सकती है कि आफ्टर डिस्कशन विद द कस्टमर दे प्रायोरिटाइज द स्टोरी ऑन दीज बेसिस कि हमारे पास क्या हो सकता है वो जो वो स्टोरी जो इमीडिएटली चाहिए। उसके बाद फिर एक बात तो बहुत ही ऑब्वियस है कि हाई प्रायोरिटी स्टोरीज जिनको हमने ऑलरेडी प्रायोरिटाइज कर दिया है, या फिर एक चीज़ होती है रिस्की स्टोरीज को, यानी यहाँ पे रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो समटाइम ये भी डिसाइड किया जाता है कि वही ओके वी फर्स्ट मे गो विद द मोस्ट कॉम्प्लेक्स आर द टेक्निकल रिस्की थिंग्स, ठीक है, ताकि हमें इस प्रोजेक्ट की जो पेस है उसका अंदाज़ा हो या हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को पहले कर लें। और हमारे पास यूजुअली जब फर्स्ट इंक्रीमेंट हम डेवलप करते हैं तो उससे हमें प्रोजेक्ट की जो वेलोसिटी है उसका अंदाज़ा हो जाता है। लाइक जिस तरह हमने बात की कि अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास जो इंक्रीमेंट्स हैं वो इंक्रीमेंट्स हैं 1 2 3 4, ठीक है? और हमने इन इंक्रीमेंट्स को जब डिसाइड किया उसके बाद हमने क्या कर लिया, हमने जो डिलीवरी डेट थी उसके हिसाब से बता दिया। अब डिलीवरी डेट अगर हमने बता दिया है तो प्रॉब्लम हमें पता चल जाएगा कि ओके टाइम T1 से एक प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है और Tn पे कंप्लीट हो रहा है, यानी इसके मॉड्यूल इंक्रीमेंट 1 टू 4 सारे कंप्लीट हो रहे हैं। और जब हम फॉर इंस्टेंस एक इंक्रीमेंट यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं इस टाइम के ऊपर, ठीक है? टाइम Ti के ऊपर कोई एक इंक्रीमेंट कंप्लीट कर लेते हैं, तो क्या अब ये हमने जो डेडलाइन एक्चुअल सेट की थी फॉर इंस्टेंस, क्या ये हमारी डेडलाइन के बिल्कुल एग्जैक्ट उसके ऊपर आ रहा है या नहीं आ रहा? क्या हमारी ये डेवलपमेंट जो हुई है ये उसके बाद हुई है, डेवलपमेंट उसके पहले हुई है? तो इससे हमें प्रॉब्ली आइडिया हो जाता है कि हमने जो चीज़ें एस्टिमेट जिस तरह की होती हैं हमारा एस्टिमेट ठीक था। बेसिकली दिस इज इनफैक्ट वेलोसिटी, हमें प्रोजेक्ट की वेलोसिटी का यहाँ से पता चल रहा है। ठीक है, अब अगर हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो थी तो हम अकॉर्डिंगली प्लान सेट कर लेंगे। अगर स्पीड फास्ट थी और हमने चीज़ें जल्दी कर ली हैं, ठीक है, जल्दी कर ली हैं मतलब हमारे एस्टिमेट में इशू था, तो फिर हम अकॉर्डिंगली अपने नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द चीज़ों को अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आफ्टर द फर्स्ट इंक्रीमेंट प्रोजेक्ट वेलोसिटी इज यूज्ड टू हेल्प डिफाइन सबसीक्वेंट डिलीवरी डेट्स फॉर अदर इंक्रीमेंट्स। हम उसके अकॉर्डिंगली जो लेटर ऑन इंक्रीमेंट्स की डेट्स हमको डिसाइड कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट कम्स डिजाइन। डिजाइन में जो एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है दैट इज द किस, ठीक है, कीप इट सिंपल प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं कि ट्राई टू बी वेरी मच सिंपल व्हाइल डिजाइनिंग द सिस्टम। हमने जो यूजर से रिक्वायरमेंट गैदर कर ली है, अब उन रिक्वायरमेंट को हमने क्या करना है, बेसिकली वी आर गोइंग टू मॉडल दोज रिक्वायरमेंट, हम उन्हें एक खास वे में रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो दिस रिप्रेजेंटेशन दिस मॉडल शुड बी सिंपल इनफ, ठीक है, ताकि इसमें किसी किस्म की भी चेंज किसी स्टेज के ऊपर भी आए, क्योंकि हम एजाइल को फॉलो कर रहे हैं तो वी कैन ईजिली अकोमोडेट दैट पर्टिकुलर चेंज। उसके बाद हमने बात की सीआरसी के ऊपर, क्लास रिस्पांसिबिलिटी कोलैबोरेटर कार्ड्स। इसकी डिटेल डिस्कशन है, जिस तरह मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि प्रोबब्ली वी विल सी इट्स डिटेल इन चैप्टर नंबर 8, लेकिन मैंने आपको एक बिग पिक्चर दी कि क्लास रिस्पांसिबिलिटी कोलैबोरेटर क्या करते हैं, कैसे काम। ओके, द नेक्स्ट इज फॉर डिफिकल्ट डिजाइन प्रॉब्लम suggest the creation of spike solution। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। स्पाइक क्या है? स्पाइक इज नथिंग बट प्रोटोटाइप, कि अगर हमें एक चीज़ को डिज़ाइन करने में, मॉडल करने में कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम स्पाइक्स बना लेते हैं। स्पाइक एक प्रोटोटाइप है कि हम उस चीज़ को समझने के लिए, कंप्रीहेंड करने के लिए उसका एक प्रोटोटाइप बनाते हैं जो कि विजिबल होता है हमें,
और इस तरह से हम उस स्पेसिफिक चीज़ को प्रोटोटाइप से समझ लेते हैं और फिर दोबारा हम क्या कर देते हैं, डिज़ाइन कर देते हैं। एंड नेक्स्ट इज एनकरेज रिफैक्टरिंग एंड आइटरेटिव इंक्रीमेंट ऑफ द इंटरनल प्रोग्राम डिज़ाइन। तो हम रीफैक्टरिंग अप्लाई कर रहे होते हैं। रीफैक्टरिंग कोडिंग पे भी अप्लाई करते हैं आप, डिज़ाइन पे भी। अब इससे मुराद के आइटरेटिव अप्रोच, यानी आप डिज़ाइन स्टेज के ऊपर अगर जा रहे हैं, वैसे तो अगर आप देखें तो आपका काम शुरू हो रहा है प्लानिंग से, ठीक है। हम प्लानिंग करते हैं, फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लानिंग के बाद डिज़ाइन में जाते हैं, डिज़ाइन के बाद कोडिंग में जा रहे हैं, कोडिंग के बाद हम किस पे ऊपर जा रहे हैं, हमारा जो नेक्स्ट फेज है टेस्टिंग का, और फिर हम इधर मूव करते हैं या रिलीज कर देते हैं अपने सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट को। लेकिन यहाँ पे जो रीफैक्टरिंग का कॉन्सेप्ट है कि अगर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप यहाँ पे भी रीफैक्टरिंग कर सकते हैं, आइटरेटिव हो सकते हैं, यहाँ पे भी रीआइटरेटिव सॉरी रीफैक्टरिंग कर सकते हैं और आप आइटरेटिव वे में मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कोडिंग। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि कोडिंग में हम सबसे पहले क्या करते हैं, यूनिट टेस्ट बनाते हैं। यूनिट टेस्ट से क्या मुराद है, क्योंकि अगर हम एक पर्टिकुलर फंक्शन डेवलप कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन कोड कर रहे हैं, तो इस फंक्शन को हमने कैसे टेस्ट करना है ये हम डिसाइड करते हैं। यानी इनकी इसकी क्या इनपुट्स होंगी वो हम डिफाइन कर देते हैं। ओके, हमारे पास जो डिज़ायरेबल आउटपुट है, ठीक है, वो क्या है, ये जिसे हम एक्चुअल आउटपुट भी कह सॉरी एक्सपेक्टेड आउटपुट भी कह सकते हैं। और जब हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद एक्चुअल आउटपुट क्या है, तो इस तरह के हम टेस्ट केसेस बना देते होते हैं। और अगर हमारी इस स्पेसिफिक इनपुट के अगेंस्ट जो एक्चुअल आउटपुट आ रही है वो डिज़ायर या एक्सपेक्टेड आउटपुट के इक्वलेंट हो, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ये स्पेसिफिक फंक्शन है ये एक इस टेस्ट केस को पास कर जाता है। ओके तो रिक्वायर्ड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिट टेस्ट फॉर स्टोरी बिफोर कोडिंग कमेंट्स, यानी कोडिंग से पहले हम टेस्ट केसेस बना लेते हैं डिफरेंट मॉड्यूल्स के, फिर वी यूज्ड गो फॉर पेयर प्रोग्रामिंग। इसको हम ऑलरेडी प्रीवियस फिगर में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक पर्सन कोडिंग कर रहा होता है और दूसरा चेक कर रहा होता है डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को, ठीक है, वेदर द टेस्ट कोड फॉलोज द स्टोरी बीइंग इम्प्लीमेंटेड, फुलफिल्स द यूनिट टेस्ट एंड सो फोर्थ। इन चीज़ों को वो देख रहा होता है। Let's talk about the last phase of the extreme programming, that is testing. Testing में हम क्या करते हैं, यूनिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। यूनिट टेस्ट हमारे पास हर एक मॉड्यूल की कंप्लीशन पे होते हैं, और फिर अगर फॉर इंस्टेंस हम उस मॉड्यूल को किसी किस्म की भी उसमें चेंज लेके आ जाते हैं, ठीक है, तो जब कभी भी वो मॉडिफिकेशन या चेंज उसमें आती है तो हम फिर दोबारा उस पर यूनिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। और जब डिफरेंट मॉड्यूल्स को आपस में कंबाइन किया जाता है, वी यूज टू परफॉर्म द इंटीग्रेशन टेस्टिंग। और हमारे पास जो एक्सेप्टेंस टेस्ट होते हैं वो कैसे डिफाइन होते हैं, और डिफाइंड बाय कस्टमर एंड एग्जीक्यूटेड टू एक्सेस द कस्टमर विजिबल फंक्शन। वो डेफिनेटली जो कस्टमर डिफाइन करता है, जो विजिबल फंक्शनैलिटी है, लाइक कस्टमर एक सिस्टम के साथ जब इंटरेक्ट करेगा और वो देखेगा कि ओके इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्टिकुलर टास्क, ठीक है, क्या मुझे इसके अकॉर्डिंग डिजायर आउटपुट मिल रही है, अगर ये सारा मैकेनिज्म ठीक काम कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास उसने टेस्ट केस पास किया है। ओके, so this is the picture or figure of the extreme programming. Again you can see हमने इसमें theoretical जो कुछ और चीज़ों पे emphasis किया। तो I'm repeating again, the extreme programming is the process model provided by agile software development style, and it consists of different stages like including planning, डिजाइनिंग, कोडिंग एंड टेस्टिंग। और इसकी डिटेल्स के ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस मॉडल जो कि हमें एजाइल प्रोवाइड करता है, और वो है हमारे पास स्क्रम। स्क्रम ये टर्म भी आपने प्रोबली बहुत कॉमनली सुनी होगी। इट इज़ प्रपोज्ड बाय शॉबर एंड बीडल, इन्होंने बेसिकली इसको प्रपोज किया था। और एजाइल भी फॉलो करता है या कंसिस्ट करता है किसके साथ, एजाइल मैनिफेस्टो के साथ, ठीक है, सॉरी स्क्रम, ये इट इज़ क्वाइट कंसिस्टेंट विद द एजाइल मैनिफेस्टो, जो एजाइल की प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो कर रहा होता है। अब स्क्रम कैसे काम करता है, स्क्रम के अंदर इनफैक्ट जो डिफरेंट फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ हैं या स्टेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं। द फर्स्ट ऑफ ऑल इज द रिक्वायरमेंट गैदरिंग, द नेक्स्ट इज एनालिसिस, द थर्ड वन इज डिजाइनिंग, द फोर्थ वन इज एवेल्यूएशन एंड द फिफ्थ वन इज डिलीवरी। इसकी जो फेजेस हैं वो इस तरह से हैं, लाइक जिस तरह हमने देखा कि एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग उसमें 4 हमारे पास स्टेजेस थी, और यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास ये 5 स्टेजेस हैं। अगर आप इन स्टेजेस की एनालॉजी देखें तो बिल्कुल वैसी ही है। रिक्वायरमेंट्स में हम क्या कर रहे हैं, वी आर कम्युनिकेटिंग विद द कस्टमर, ठीक है, एंड गैदरिंग रिक्वायरमेंट एंड प्लानिंग थिंग्स, हम यहाँ पे चीज़ों को प्लान कर लेते हैं। आफ्टरवर्ड इज एनालिसिस। एनालिसिस में क्या करते हैं,
we use to understand and analyze the requirements we have already developed, and we try to model them or we try to represent that particular requirements. और उसके बाद हम बात करते हैं डिज़ाइन की, तो हम क्या करते हैं उसी जो एनालिसिस मॉडल हमने एनालिसिस कंप्लीट किया होता है, हम यहाँ पे डिज़ाइन में रिफाइन करते हैं एंड वी कम अप विथ डिज़ाइन मॉडल। और फिर हम क्या करते हैं एवोल्यूशन उन चीज़ों को इवॉल्व करते हैं, उसमें कोई शॉर्टकमिंग्स हैं, इश्यूज हैं, उनको डिस्कस करते हैं, रिविजिट करते हैं, ठीक है, और फिर वी मे गो फॉर डिलीवरी। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से ये चीज़ें काम कर रही होती हैं। तो प्रोबब्ली यू कैन सी के डिज़ाइन के बाद एवोल्यूशन है, इसमें हम कोडिंग काइंड ऑफ थिंग्स को परफॉर्म कर रहे होते हैं। फिगर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं हम स्क्रम को। ओके जी, तो हमारे पास जो प्लानिंग में नेक्स्ट एक्टिविटी है कमिटमेंट इज मेड ऑन डिलीवरी डेट। तो ज़ाहिर है फिर हमने कॉस्ट को एस्टिमेट कर लिया, डिलीवरेबल्स को डिसाइड कर लिया, और फिर हम ये कहते हैं कि ओके ये जो डिलीवरेबल फर्स्ट डिलीवरेबल है उसका जो डेडलाइन है वो ये होगा, सेकंड डिलीवर का डेडलाइन ये होगा, और थर्ड डिलीवर की डेडलाइन ये होगी। ओके बेटा, तो इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम जब स्टोरीज को ऑर्डर करते हैं, ठीक है, तो ऑर्डर करते हुए जो डेवलपर्स की टीम है वो यूजुअली तीन तरह से ऑर्डर कर सकती है इनको। कैसे? ऑलरेडी प्रायोरिटीज असाइन है तमाम स्टोरीज को, ये बात आपने याद रखनी है। इसमें या तो डेवलपमेंट वो ये सोचते हैं इस तरह से ऑर्डर करें कि हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे जो स्टोरीज बहुत ज़्यादा इमीडिएट रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, इमीडिएट रिक्वायर्ड हैं। लाइक कस्टमर ये चाह रहा है कि इसी इसकी उन्हें अर्जेंट बेसिस पे ज़रूरत है, ऑल दो कि उसकी प्रायोरिटी लो हो सकती है, ठीक है, प्रायोरिटी लो हो सकती है, बट दे वांट इट ऑन अर्जेंट बेसिस। लाइक सिस्टम को लॉन्च करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, बेसिक फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करने के लिए अगर वो सिस्टम को चाह रहे हैं कि हमें पहले मिलें, तो एक ऑप्शन ये हो सकती है कि आफ्टर डिस्कशन विद द कस्टमर दे प्रायोरिटाइज द स्टोरी ऑन दीज बेसिस कि हमारे पास क्या हो सकता है वो जो वो स्टोरी जो इमीडिएटली चाहिए। उसके बाद फिर एक बात तो बहुत ही ऑब्वियस है कि हाई प्रायोरिटी स्टोरीज जिनको हमने ऑलरेडी प्रायोरिटाइज कर दिया है, या फिर एक चीज़ होती है रिस्की स्टोरीज को, यानी यहाँ पे रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो समटाइम ये भी डिसाइड किया जाता है कि वही ओके वी फर्स्ट मे गो विद द मोस्ट कॉम्प्लेक्स आर द टेक्निकल रिस्की थिंग्स, ठीक है, ताकि हमें इस प्रोजेक्ट की जो पेस है उसका अंदाज़ा हो, या हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को पहले कर लें। और हमारे पास से यूजुअली जब फर्स्ट इंक्रीमेंट हम डेवलप करते हैं तो उससे हमें प्रोजेक्ट की जो वेलोसिटी है उसका अंदाज़ा हो जाता है। लाइक जिस तरह हमने बात की कि अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास जो इंक्रीमेंट्स हैं वो इंक्रीमेंट्स हैं 1 2 3 4, ठीक है, और हमने इन इंक्रीमेंट्स को जब डिसाइड किया उसके बाद हमने क्या कर लिया, हमने जो डिलीवरी डेट थी उसके हिसाब से बता दिया। अब डिलीवरी डेट अगर हमने बता दिया है तो प्रॉब्लम हमें पता चल जाएगा कि ओके टाइम T1 से एक प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है और TN पे कंप्लीट हो रहा है, यानी इसके मॉड्यूल इंक्रीमेंट 1 टू 4 सारे कंप्लीट हो रहे हैं। और जब हम फॉर इंस्टेंस एक इंक्रीमेंट यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं इस टाइम के ऊपर, ठीक है, टाइम TI के ऊपर कोई एक इंक्रीमेंट कंप्लीट कर लेते हैं, तो क्या अब ये हमने जो डेडलाइन एक्चुअल सेट की थी फॉर इंस्टेंस, क्या ये हमारी डेडलाइन के बिल्कुल एग्जैक्ट उसके ऊपर आ रहा है या नहीं आ रहा? क्या हमारी ये डेवलपमेंट जो हुई है ये उसके बाद हुई है, डेवलपमेंट उसके पहले हुई है? तो इससे हमें प्रॉब्ली आइडिया हो जाता है कि हमने जो चीज़ें एस्टिमेट जिस तरह की होती हैं हमारा एस्टिमेट ठीक था। बेसिकली दिस इज इनफैक्ट वेलोसिटी, हमें प्रोजेक्ट की वेलोसिटी का यहाँ से पता चलता है। ठीक है, अब अगर हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो थी तो हम अकॉर्डिंगली प्लान सेट कर लेंगे। अगर स्पीड फास्ट थी और हमने चीज़ें जल्दी कर ली हैं, ठीक है, जल्दी कर ली हैं मतलब हमारे एस्टिमेट में इशू था, तो फिर हम अकॉर्डिंगली अपने नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द चीज़ों को अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आफ्टर द फर्स्ट इंक्रीमेंट प्रोजेक्ट वेलोसिटी इज यूज्ड टू हेल्प डिफाइन सबसीक्वेंट डिलीवरी डेट्स फॉर अदर इंक्रीमेंट्स। हम उसके अकॉर्डिंगली जो लेटर ऑन इंक्रीमेंट्स की डेट्स हैं उनको डिसाइड कर लेते हैं।
द नेक्स्ट इज कोडिंग। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि कोडिंग में हम सबसे पहले क्या करते हैं, यूनिट टेस्ट बनाते हैं। यूनिट टेस्ट से क्या मुराद है, क्योंकि अगर हम एक पर्टिकुलर फंक्शन डेवलप कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन कोड कर रहे हैं, तो इस फंक्शन को हमने कैसे टेस्ट करना है ये हम डिसाइड करते हैं। यानी इनकी इसकी क्या इनपुट्स होंगी वो हम डिफाइन कर देते हैं। ओके, हमारे पास जो डिज़ायरेबल आउटपुट है, ठीक है, वो क्या है, ये जिसे हम एक्चुअल आउटपुट भी सॉरी एक्सपेक्टेड आउटपुट भी कह सकते हैं। और जब हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद एक्चुअल आउटपुट क्या है, ये तो इस तरह के हम टेस्ट केसेस बना देते होते हैं। और अगर हमारी इस स्पेसिफिक इनपुट के अगेंस्ट जो एक्चुअल आउटपुट आ रही है वो डिज़ायरेबल या एक्सपेक्टेड आउटपुट के इक्वलेंट हो, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ये स्पेसिफिक फंक्शन है ये एक इस टेस्ट केस को पास कर जाता है। ओके, तो रिक्वायर्ड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिट टेस्ट फॉर स्टोरी बिफोर कोडिंग कमेंट्स। यानी कोडिंग से पहले हम टेस्ट केसेस बना लेते हैं डिफरेंट मॉड्यूल्स के, फिर वी यूज्ड गो फॉर पेयर प्रोग्रामिंग। इसको हम ऑलरेडी प्रीवियस फिगर में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक पर्सन कोडिंग कर रहा होता है और दूसरा चेक कर रहा होता है डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को, ठीक है, वेदर द टेस्ट कोड फॉलोज द स्टोरी बीइंग इम्प्लीमेंटेड, फुलफिल्स द यूनिट टेस्ट एंड सो फोर्थ। इन चीज़ की तरफ ओके, द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि हम यूजुअली बात करते हैं जो एजाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यहाँ पे पीपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इवन यू कैन सी फ्रॉम दिस स्पेसिफिक द प्रोसेस मॉडल्स टू द नीड्स ऑफ द पीपल, द प्रोसेस मोल्ड सॉरी द प्रोसेस मोल्ड्स टू द नीड्स ऑफ द पीपल। हम प्रोसेसेस को पीपल की नीड्स के अकॉर्डिंगली मोल्ड कर लेते हैं। ये हम बात पहले भी कर चुके हैं, अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि जो प्रोसेस होते हैं ट्रेडिशनल में उनको फोकस दिया जाता है, यहाँ पे पीपल को फोकस किया जाता है, लोगों को फोकस किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे लोगों पे फोकस करने का, इवन वी कैन मोल्ड द प्रोसेसेस, ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। लाइक कोई चेंज रिक्वेस्ट आती है तो हम प्रोसेस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको छोड़ देते हैं एंड ट्राई टू फोकस ऑन द रिक्वायरमेंट बीइंग सेट और द चेंज रिक्वेस्ट बीइंग इनिशिएटेड बाय द कस्टमर और द टीम मेंबर्स। ओके, अब हमारे पास दूसरी चीज क्या है, द टीम नॉट अराउंड द नॉट अदर वे अराउंड। और ये ऐसा नहीं है कि हम बेसिकली प्रोसेसेस के लिए लोगों को मोल्ड नहीं करते, ठीक है। लेकिन अब अगर हम इतना फोकस कर रहे हैं ह्यूमन फैक्टर के ऊपर कि ह्यूमन आर वेरी इंपॉर्टेंट, पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ड्यूरिंग एजाइल स्कूल ऑफ थॉट, तो फिर हमारे पास जो लोग हैं उनका एक सर्टन स्किल सेट होना चाहिए जो कि हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। उनमें सर्टन ट्रेड्स होने चाहिए। तो वो ट्रेड्स क्या हैं? दीज आर वेरी सिंपल। कॉम्पिटेंसी, नंबर वन, कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस, द टीम शुड हैव नेट टैलेंट, ठीक है, मींस उनके अंदर जो है एक नेचुरल टैलेंट होना चाहिए, और सॉफ्टवेयर स्किल्स होनी चाहिए, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्किल्स होनी चाहिए। और उसके बाद उन्हें जो प्रोसेसेस हैं उनके बारे में सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें कैसे डेवलप की जाती हैं, ठीक है। यानी जो हमारे पास उनका नेचुरल टैलेंट है या इनहेरेंट टैलेंट है, उसके साथ साथ दे मस्ट बी स्किलफुल एंड दे शुड हैव वेरी गुड नॉलेज अबाउट द प्रोसेस। उसके बाद अगर हम बात करें कॉमन फोकस के ऊपर, तो हमारे पास ये एक उसमें फोकस होना चाहिए कि हम बेसिकली डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं और डिफरेंट स्किल सेट हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो फोकस है वो क्या होना चाहिए, वो कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन फोकस से मुराद ये है कि हमारे पास जो टीम में है लोग होते हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं, प्रोबब्ली दे हैव डिफरेंट स्किल सेट्स। लाइक कुछ जो हमारे पास रिक्वायरमेंट गैदरिंग के ऊपर हमारी टीम में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, कुछ मॉडलिंग के वक्त और कुछ कोडिंग के वक्त, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो दे आर डूइंग डिफरेंट टास्क सेट्स एंड दे हैव डिफरेंट स्किल सेट्स, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऐसे लोगों का जो इंटरेस्ट है वो हमारे पास क्या होता है, वो सेम और कॉमन होता है। तो हमें ऐसे लोग चाहिए जो कि प्रोबब्ली दे आर वर्किंग इन डिफरेंट डोमेन्स बट दे हैव गुड क्वालिटीज टू डेवलप अ कॉमन इंटरेस्ट। द नेक्स्ट इज द कोलैबोरेशन, के हमारे पास ज़ाहिर है जो लोग होने चाहिए दे शुड बी एबल टू वर्क इन द टीम एंड दे शुड हैव फ्रीक्वेंट कोलैबोरेशन विद द स्टेक होल्डर्स। तो नेक्स्ट इज द डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज। जो भी हमारे पास इसमें लोग होंगे, जो टीम मेंबर्स होंगे, दे शुड हैव वेरी गुड डिसीजन मेकिंग स्किल्स, ठीक है, एंड फ्रीडम टू कंट्रोल इट्स ओन डेस्टिनी, ठीक है। और दे शुड हैव फ्रीडम, ठीक है, कि वो अपनी डेस्टिनी को खुद कंट्रोल कर सकते हैं कि ओके हमने उन्होंने कहाँ पे जाना है, किस किस तरह से डिसीजन लेने हैं और किस तरह से मूव करना है। ऐसा नहीं है कि डिसीजन लेने के लिए वो बहुत ज़्यादा हेजिटेंट हों या वो अफ्रेड हों, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। द नेक्स्ट इज फर्जी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, कि हमारे पास जो टीम के मेंबर्स होने चाहिए उन्हें जो जितनी भी प्रॉब्लम्स पास्ट में गुजर चुकी हैं उन्होंने उनसे लेसन लर्न किया हो,
ठीक है। अगर वो तमाम चीज़ें अगर उन्होंने सीख रखी हैं या समझी हुई हैं, लाइक इससे मुराद ये है कि हमारे पास अगर फॉर इंस्टेंस एक पर्सन है, ठीक है, पर्सन P1, ठीक है, और उसने अपना जो किसी भी उसका जो कैरियर है, कैरियर का स्पैन ये है, और ड्यूरिंग दिस कैरियर इस पर्सन ने बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बना रखे हैं, प्रोडक्ट प्रोजेक्ट P2 P3 एंड प्रॉब्ली P है प्रोजेक्ट्स इसने बना रखे हैं, ठीक है। तो उसे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी होंगी और उसने उसके कुछ सर्टेन सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए होंगे। तो प्रॉब्ली अगर वो लेटर ऑन किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, देन नेचर ऑफ द दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज सिमिलर टू दिस प्रोजेक्ट, तो फिर क्या है, अगर उसे यहाँ पे कोई एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है तो दे शुड हैव वेरी गुड नॉलेज के उसे पता हो कि मैंने वहाँ पे क्या चीज़ की थी, उस चीज़ को मैं कैसे हैंडल कर सकता हूँ, और अगर इसमें कोई वेरिएशन भी है तो उस वेरिएशन को कैसे एड्रेस किया जा सकता है। The next is mutual trust and respect. Definitely, it used to give respect for integrity. अगर हम म्यूचुअल ट्रस्ट करेंगे और रिस्पेक्ट देंगे तो इससे जो इंटेग्रिटी है वो इम्प्रूव करती है। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम की बात आ गई तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो जो टीम मेंबर्स हैं वो टीम को खुद डिफाइन कर लें, टारगेट्स अपने सेट कर लें, स्केड्यूल बना लें, और क्या कर लें, चीज़ों को जो प्रोसेस हैं उनको फॉलो करते हुए चीज़ों को एड्रेस करें। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आज हमने जो एजाइल स्कूल ऑफ थॉट है डेवलपमेंट के लिए, उसमें हमने कुछ प्रोसेस मॉडल्स देखे, ठीक है। उन प्रोसेस मॉडल्स में जो दो इम्पोर्टेंट प्रोसेस मॉडल्स हैं उनके ऊपर डिटेल में हमने बात की, दैट इज़ एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग और स्क्रम को हमने देखा। और इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो ह्यूमन फैक्टर है वो किस तरह से इम्पोर्टेंट है ओवरऑल एजाइल स्कूल ऑफ डेवलपमेंट में, इसके ऊपर बात की। तो हमारे पास इसमें और भी बहुत सारे जो प्रोसेस वो अवेलेबल हैं एजाइल के अंदर, बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दोस मॉडल्स इन डिटेल, अपने डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे। और ये जो एक्टिविटी है ये डिटेल में देखने वाली, ये आप के लिए मैं यूँ कहूँ कि डू इट योरसेल्फ, ये आपने खुद कंप्लीट करनी है। इसका जो मटेरियल है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि आपको इन्हीं स्लाइड्स के एंड के ऊपर गिवन है। डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।